Now let's start the 21 question of the NCERT textbook of the solid state, that is gold atomic radius 0.144 crystals a face centered unit cell. What is the length of a size of a cell? हमें क्या निकालना है? इसमें हमें तो सबसे पहले क्या निकालना है, हमें एज लेंथ निकालनी है बस, और कुछ नहीं निकालना है। एज लेंथ हमें निकालनी है और रेडियस हमें गिवन है। तो और ये कौन सा इसमें दिया हुआ है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सा पैटर्न है, फेस सेंटर्ड। तो हमें रिलेशन पता है कि फेस सेंटर्ड में कैसा रिलेशन होता है कि जो √2a कितने होते हैं, 4r होते हैं। ये रिलेशन हमने अपनी वीडियो में ड्राइव भी किया था, ठीक है। तो इससे हम इसमें a=4r/√2 हो जाएगा, इंटू √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद कट करके हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2r। ये तो हमें सिर्फ a की वैल्यू आई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें r भी है ना, इसलिए अगेन इसको सॉल्व करते हैं। √2 की वैल्यू है 1.414, ठीक है। तो a=2 इंटू 1.414 इंटू 0.144, a= क्या हो जाएगा, 0.407 नैनोमीटर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बस आपको इसके रिलेशंस जो बिटवीन एज लेंथ है, रेडियस है, डायमीटर है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 22 question of the NCERT textbook, that is in terms of band theory. What is the difference between a conductor and an insulator and between a conductor and a semiconductor? As we know कि हमें पता है कि हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है, बट ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी के हिसाब से हमें बताना है इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अब एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख लेना या फिर मेरी वीडियो जाके देखना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट मैं थोड़ा आपको हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन के बारे में कि कंडक्टर में क्या होता है कि 2 बैंड्स होते हैं ये, ठीक है, वो एक दूसरे से ओवरलैप करवाते हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है, इम्पटी बैंड, एक होता है फिल्डेड बैंड। इम्पटी बैंड जो होता है ना, जो फिल्डेड बैंड होता है उसके ओवरलैप हो जाता है, ओवरलैपिंग बैंड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्टिव बैंड दैट इज़ इम्पटी बैंड, ठीक है। उसके बीच में फिल्डेड बैंड और इम्पटी बैंड के बीच में गैप होता है, उसका फॉरबिटन जोन बोलते हैं उसको। उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, क्योंकि वो गैप जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, तो इसको इंसुलेटर बोलते हैं। नाउ लेट्स कम टू सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, इम्पटी बैंड और फिल्डेड बैंड जो क्या होता है वो उनमें उन दोनों के बीच में गैप जैसा आप देख रहे हो वो बहुत कम होता है, जिसके बीच में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंडक्ट कराने लगता है, ठीक है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो मेरी वीडियो ज़रूर जाके देखना। नाउ लेट अस कम टू द 23rd क्वेश्चन of the NCERT textbook, that is explain the following terms with suitable examples, that is Scotty defect, Frankel defect, intestinal defect and F center, ठीक है। हमें इन डिफेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, बताना है बस, और एग्जांपल देना है। तो स्कॉटी डिफेक्ट क्या होता है, मैंने वीडियो में बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पूरे सेटअप दिखा के, बट नाउ यहाँ पे जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उतना ही बताऊँगी। दीज डिफेक्ट्स अराइजेज इन आयनिक crystalline solids in which the size of cation and anion is almost similar in size. In this defect, equal number of cation and anions are missing. Its lattice point result decreased density. Okay, for example NaCl, KBr and KCl. ओके इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और वो एनायन क्या होता है, मिसिंग होता है लैटिस पॉइंट से, और जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ करने लगती है। ओके, now let's come to Frankel defect. This defect arose in ionic crystalline solid in which ionic is much larger than cation, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का सेटअप होता है जिसमें जो आयन्स होते हैं ना वो कैटायन से काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। इन दिस डिफेक्ट कैटायन्स आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिक्स पॉइंट रीच टू द इंटेस्टाइनल साइड, रिजल्ट नो डिक्रीज इन डेंसिटी। पता है क्या होता है, इसमें पूरा सेटअप होता है। इसमें क्या होता है कि अगर 4 एनायन लगे हुए हैं तो एक कैटायन अपना लैटिक्स पॉइंट छोड़ के उन 4 के बीच में जो गैप होगा वहाँ आके लग जाएगा, ठीक है, या फिर उनके पास आके चिपक जाएगा, उसको कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है।
Now let's come to 24th question of the NCERT textbook, that is aluminum crystals in a cubic closed packed structure. Its metallic radius is 125 picometer. ठीक है, हमें क्या पहले गिवन है कि एटॉमिक क्रिस्टल्स है किस स्ट्रक्चर में, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड में, तो उसका मेटालिक रेडियस जो है वो 125 पिकोमीटर गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एच लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, एंड हाउ मैनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। कैसा पैटर्न है, FCC पैटर्न है। तो हमने रिलेशन पढ़ा था √2a = 4r। ठीक है, तो r की हमें वैल्यू गिवन है जिसके हेल्प से हम निकाल लेंगे a की वैल्यू। a का क्यूब कराएंगे तो हमारे पास आएगा 442 × 10⁻⁻25 सेंटीमीटर। ये तो बात हुई वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, ये 1 यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर में कितने यूनिट सेल हैं उन उसकी वॉल्यूम निकालो, वो बात कर रहा है, नंबर ऑफ़ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर अपॉन 442 × 10⁻⁻25 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे, जो हमारी ए वैल्यू आई थी वो रखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.26 × 10⁻22। ओके, now let's come to 25th question of the NCERT textbook, that is, if NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2, what is the concentration of cation vacancies due to addition of Sr2 positive replaces। पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या हमें फाइंड करना है। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो आंसर क्या होगा, ड्यू टू एडिशन ऑफ Sr2 पॉजिटिव रिप्लेसेस 2 Na पॉजिटिव आयन, 1 प्लेस इज Sr2 पॉजिटिव एंड अनदर प्लेस इज वैकेंट। मतलब कि यहाँ पे पूरा सेटअप दिया है NaCl और NaCl पॉजिटिव का, Cl नेगेटिव का। ठीक है, तो उसमें से हमने क्या किया कि Sr2 को NaCl की जगह पे रखा, जिसमें 2 NaCl हमने हटा दिया और एक Sr2 पॉजिटिव रख दिया। एक NaCl की जगह तो Sr2 पॉजिटिव हो गई, बट जो दूसरी जगह थी Na की वो क्या थी, वैकेंट हो गई। ठीक है, तो वही हमें इसमें करना है कि नंबर ऑफ मोल्स कैटायन वैकेंट इन 100 मोल। ठीक है, NaCl में तो हमारे पास कितना है, 10⁻³ ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कैटायन वैकेंट इन 1 मोल, हमें पहले क्या निकाला था 100 मोल में, तो क्या हो गया था 10⁻³ ठीक है, और हमें क्या निकालना है 1 मोल में, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 100, दैट इज गिव 10⁻⁻5। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकाल, टोटल नंबर ऑफ वैकेंट कैटायन वैकेंट की जो पूरी जगह खाली थी, मतलब कितने वो खाली है कैटाइन्स की वैकेंट की, वो निकालना है हमें। तो 10⁻⁻5 × 6 एवोगैड्रो नंबर हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, बस जो हमारा सेटअप जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था उसी सेटअप को, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना था, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। आई होप ये 25th क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। Now let us come to the 26th question of the NCERT textbook, that is, explain the following with suitable example। For that is, हमें क्या करना है कि जो इन्होंने पार्ट्स दिए हैं वो सिर्फ हमें एक्सप्लेन करना और एग्जाम्पल करना है। ठीक है, लिखना है। ये सिर्फ एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो इजी है बहुत। ठीक है, फ्यूरोमैग्नेटिज्म, फिर क्या है पैरामैग्नेटिज्म, फीरीमैग्नेटिज्म, एंटी फीरीमैग्नेटिज्म, फिर क्या है 12, 16 एंड 13, 15 ग्रुप कंपाउंड्स लिखने हैं। ठीक है, डिफरेंस बताना है या एक्सप्लेन करना है, हमें सॉरी डिफरेंस नहीं बताना, एक्सप्लेन करना है। तो फीरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, वो क्या होता है, वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अट्रैक्टेड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फीरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल एफी कह रही हूँ, हाँ, Fe, Ni, CO, NCr, CO2। ठीक है, now let us come to paramagnetic substances, that is, substances which are weakly attracted by the external magnetic field
are called paramagnetic. Okay, for example, O2, CO2 2 positive, Fe3 positive, etc. Okay, now let's come to third part, that is ferrimagnetic substance which are expected to possess large magnetism on the basis of the unpaired electrons but actually have small net magnetic moment are called ferrimagnetic. Okay, that for example, that is Fe3O4, etc. Okay, now let's come to four, that is antiferromagnetic. Okay, substance which are expected to possess paramagnetism or ferromagnetism on the basis of unpaired electrons but actually they possesses zero net magnetic moment are called antiferromagnetic substances. Okay, for example, MnO. Okay, now let's come to fifth, that is 30-50 group compounds. When the solid states are produced by combination of elements of group 13 and 15, the compounds thus obtained are called 13 और 15 compounds. देखा कितना ईजी है, मतलब जो एलिमेंट्स जो हैं वो 13 और 15 को मिला के बनते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं 13-15 ग्रुप कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल लिखे हैं, आप एक बार रीड कर लेना. ओके, नाउ क्या था, 12-16 ग्रुप कंपाउंड्स. कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 and 16 yield some solid compounds which are referred to as 12-16 compounds. ओके, आई होप ये आपको सारे NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं, आपको समझ में आए होंगे. अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. ओके.